हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई रियली विश यू आर फाइन। टुडे जो हमने डिस्कस करना है, आज हम मोलर कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, अगर आपने प्रीवियसली लेक्चर सुना हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी एग्जांपल्स रह गई थी। एग्जांपल्स आज हम करेंगे उसकी। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल का जो आज एग्जांपल्स आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आपकी एग्जांपल नंबर 8 जो है बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के टॉपिक से रिलेटेड है, आज हम उसको फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर सीरियसली आप कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को समझना चाहते हैं तो आज इस एग्जांपल को, इस वीडियो को पूरा समझना। इसमें मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगी जो आप नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये फार्मूलाज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की हर तरह की एग्जांपल्स कैलकुलेशन में जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इन फार्मूलाज को हम कंसिडर करते हैं। अगर हम मोल की बात करें, मैं आपको फार्मूलाज पहले समझाती हूँ। सही है, एग्जाम्पल नंबर 8 को मैं बाद में रीड करके बताऊंगी। अगर मोल की बात करें, यानी अगर गिवन डेटा है उसमें वो आपको मोल्स बता देते हैं, गिवन डेटा में वो आपको मोल्स बता देते हैं, तो मोल से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर के साथ, ये मैंने एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इससे, यानी यही है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। ओके, ये मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया। मोल को जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता चल जाएंगे, इससे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अंदाजा हो जाएगा। अब अगर गिवन डेटा में वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता देते हैं और आपसे मोल के बारे में पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें पता है तो हमें मोल कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम डिवाइड कर दें एवोगाड्रो नंबर के साथ तो हम दोबारा मोल की तरफ आ जाएंगे। अगर वो आपसे कह देते हैं फाइंड आउट करें मास ऑफ अ सब्सटेंस को, और मोल बता देते हैं आपको, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे? हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड से। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इससे हमें पता चलेगा मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी उन्होंने हमसे मास ऑफ अ सब्सटेंस पूछा, तो हम मोल को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड से तो हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस पता चल सकता है। अब अगर वो हमें गिवन डेटा में मास ऑफ अ सब्सटेंस बता दे और हमसे क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें मोल पता चलेगा। तो मोल कैसे निकालेंगे? मास ऑफ अ सब्सटेंस से मास ऑफ अ सब्सटेंस को मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो हम किसकी तरफ आ जाएंगे? हम दोबारा मोल की तरफ आ जाएंगे। ये मैं दोबारा सारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर गिवन डेटा में आपको मोल पता है और वो आपसे कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल के दिखाएं, मोल को जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें ना, तो ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, और ये फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। ये वर्ड भी आप नोट कर लें, बिकॉज ये भी मैं यूज़ करूँगी आगे एग्जाम्पल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये चारों किस्म के हो सकते हैं। अब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, वो हमसे मोल पूछते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को जब एवोगाड्रो नंबर से हमने डिवाइड किया तो हमें मोल पता चल गया। अब अगर वो गिवन डेटा में हमसे ये कह देते हैं फाइंड आउट करें मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस अगर हमें वो कह देते हैं कि पता है, हमें पता है नहीं, मास ऑफ अ सब्सटेंस अगर हमने फाइंड करना है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अगर गिवन डेटा में हमसे कहते हैं फाइंड आउट करके दिखाओ, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस कैसे पता चलेगा? अगर हमें मोल पता है तो
मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड से, तो हमारे पास मास ऑफ अ सब्सटेंट आ जाएगा। अब अगर गिवन डेटा में वो हमसे कहते हैं कि आपको मास ऑफ अ सब्सटेंट हमें बता देते हैं, हमसे कहते हैं कि मोल निकाल के दिखाओ या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल के दिखाओ, तो मोल निकालने के लिए तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उससे पहले तो हमें मोल का पता होना चाहिए, बिकॉज हमें मोल का पता होगा तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे ना। तो हम मोल कैसे निकालेंगे मास ऑफ अ सब्सटेंस से, कि मास ऑफ अ सब्सटेंस को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास पे। मोलर मास पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम दोबारा मोल की तरफ आ जाएंगे। अब हमें जब मोल पता चल जाएगा, मोल को हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। आई होप सो कि ये फार्मूलाज जो है आपको बहुत अच्छी तरह याद होंगे, आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर ये फार्मूलाज जो है ये कैलकुलेशन में यूज़ होंगे, हर कैलकुलेशन में यही फार्मूलाज जो है रिलेटेड यूज़ होंगे इससे, यानी कि ये जो सारी चीज़ें एक सर्कल में घूम रही हैं। इंटरेस्टिंग फार्मूला है, कैलकुलेशन में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है बहुत, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सही। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये फार्मूलाज नहीं पता तो फिर कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। सो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। चलो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब ये मैं एग्जांपल नंबर 8 को रीड कर रही हूँ, सही आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस, यानी 10 ग्राम ऑफ आइस में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फ्रीज़र से एक आइस पैक में से आइस का एक क्यूब निकाला, तो उस आइस क्यूब का जो वज़न है वो 10 ग्राम है। उसको आपने तराजू में तोला, उसका जो वज़न है वो 10 ग्राम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 10 ग्राम आइस का उस क्यूब में, 10 ग्राम क्यूब के वज़न में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है कि यही क्वेश्चन जो बात है आपके माइंड में जो आ रही है, यही वो हमसे क्वेश्चन, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा। ये वैलिड क्वेश्चन है आपका। सो अब इसका आंसर कैसे निकालना है, ये बात इंपॉर्टेंट है सही। अब इसका आंसर निकालना है, यही क्वेश्चन वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और फिर वो और ज़्यादा डीपली भी हमें लेके जा रहे हैं इंसान, हमसे ये भी पूछ रहे हैं वी नो दैट कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 2 होता है, ये बात हमें पता है। अब वो हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे, ये चीज़ें वो हमसे पूछ रहे हैं इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए। अब हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होगा तो ही हम एटम की जो कैलकुलेशन है वो पॉसिबल होगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स पता होंगे तो ही एटम की कैलकुलेशन भी पॉसिबल होगी। सो अब इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल भी सारी मैंने आपको समझा दिया, इसमें उन्होंने मॉलिक्यूल्स का भी पूछा है, फिर हाइड्रोजन का भी पूछा है कि हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के कितने हाइड्रोजन एटम है, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल के इसमें कितना जो है कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा इसमें इस बार प्रेजेंट कर रहा है। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फार्मूलाज मैंने रेज नहीं किए यहाँ से। फॉर मोल, सबसे पहले हमें मोल ही निकालना है ना। गिवन हमें क्या है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 10 ग्राम उन्होंने हमें दिया है। अब 10 ग्राम उन्होंने हमें क्या मास ऑफ अ सब्सटेंस बता दिया है और हमसे कहा है कि आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, यानी मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है हमने। अब 10 ग्राम हमें पता है कि ये मास ऑफ अ सब्सटेंस है। फॉर मास ऑफ अ सब्सटेंस से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, देन मोल निकाल लेंगे फिर ही हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मोल के लिए क्या फार्मूला आएगा, फॉर मोल, तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल हो जाएगा मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास ऑफ अ सब्सटेंस तो हमारे पास 10 ग्राम है और वाटर का जो मोलर मास है वो भी आपको पता होगा। सो हम वो निकालते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मोल इक्वल है मास ऑफ अ सब्सटेंस 10 ग्राम और मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 18 ग्राम। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व आउट कर ली। सो आई थिंक सो क्या आ रहा है
0.55 0.55 आ रहा आंसर। अब हमें मोल पता लग गया। अब मोल पता लग गया तो इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए अब हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? फॉर पार्टिकल्स की बात करें अब हम, यानी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, या आप बेशक ना भी लिखें, बस मैं वैसे बता रही हूँ यहाँ के हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सो हम इसके लिए क्या करेंगे? फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल को डिवाइड कर दें, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। मोल हमारे पास क्या आया है? 0.55 मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें। सो आई थिंक इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3.344 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब मेरा ये जो आंसर आया है, बिकॉज ऊपर जो मेरा आंसर आया था वो आया था कैलकुलेटर में 0.55555, तो मैंने उसी को जो है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आंसर आ गया। हो सकता है आपकी बुक में जो है थोड़ा आगे आंसर जो है वो आगे पीछे हो जाए, बट ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, विच इज़ नीड टू नो अबाउट कि हाइड्रोजन के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है। सो अब हमें मॉलिक्यूल्स पता लग गए, अब हम एटम का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एटम के लिए अब हम क्या करेंगे? फॉर एटम हाइड्रोजन के एटम निकालते हैं हम पहले। अब हमें पता है कि वाटर में जो हाइड्रोजन यूज हो रहा है वो है हाइड्रोजन 2 है। सो हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए हैं, मॉलिक्यूल्स को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के एटम से। तो 3.344 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो आई होप कि इसका आंसर आ जाएगा 6.688 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसका आंसर आ गया, यानी इतने हाइड्रोजन एटम हैं इसमें। अब आप खुद बताएं कि हाइड्रोजन जो है वाटर में 2 होते हैं, ये तो अब हमें बात पता थी ना। तो हमने हाइड्रोजन के 2 एटम्स को मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास आए थे हमने उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाइड्रोजन के ये एटम्स आ गए, यानी इतने हाइड्रोजन जो एटम हैं वो इस 10 ग्राम आइस के जो आइस के क्यूब है उसमें मौजूद हैं। अब सो दैट द एटम ऑफ ऑक्सीजन, अब हमने ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं। फॉर एटम निकालने हैं अब हमने ऑक्सीजन के, पहले हमने हाइड्रोजन के निकाले थे। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 1 ही होता है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है उसका एक एटम होता है, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में उसका एक एटम होता है, ऑक्सीजन 1 होता है ना। तो हम उस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास आए थे। 3.344 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के जो हमारे पास एटम्स ही आ गए सारे, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? सो एंड पर अब आप उन्हें एक रीज़न भी दे सकते हैं, यानी आपने सारा सोल्व कर लिया, एग्जाम्पल को सोल्व किया। अब एंड पे आप उनको बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम आइस में इतने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो 10 ग्राम आइस में इतने हैं। फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 ग्राम आइस वो इतने हैं। या आप उन्हें रीज़न बता सकते हैं। सो दैट कुड बी योर पॉसिबल आंसर। अब अगर हम बात करें, उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बताएं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, यानी हाइड्रोजन को और प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आ जाएंगे। यानी हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास? 6.688 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है 3.344 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.032 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो है आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके देख लिया। सो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब उन्होंने हमसे कहा है
कि एंड द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी बताएं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी हम बता देते हैं। अब हमें पता है कि वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड जो है हाइड्रोजन लिंक होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर ऑक्सीजन भी लिंक होता है हाइड्रोजन के साथ। ये होते हैं तकरीबन 1054 एंगल पे जो है ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड। और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होते हैं। सो इसके अंदर दे आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के इसके पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी ये दोनों अटैच है ना, ऑक्सीजन दोनों से अटैच है, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। हमने कोवेलेंट बॉन्ड भी निकाल लिया। अब हमारी इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उन्होंने हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, हमने पहले मोल निकाला, मोल के थ्रू हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमने निकाली यानी हमने मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर उन्होंने हमें कहा कि हाइड्रोजन एटम्स भी बता दें इसमें कितने हैं। हमने हाइड्रोजन एटम्स भी बता दिए। फिर उन्होंने कहा ऑक्सीजन के एटम्स भी बता दें कितने हैं इसमें, हमने ऑक्सीजन एटम्स भी बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बता दें इसमें कितने हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एटम्स को प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया आंसर पूरा। फिर उन्होंने लास्ट में हमसे कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड के भी बता दें, तो हमने उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड भी बता दिया कि दे आर कंटेन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जिनके वाटर मॉलिक्यूल्स में जो है 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सो ये जो थी हमारी पूरी आज की कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की एग्जाम्पल क्लियर हो गई है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करेंगे। सो ये जो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की, आज हमने एक डायग्राम डिस्कस किया। इसकी एक और डायग्राम, इसकी जो एक और एग्जाम्पल भी है वो भी हमने डिस्कस करनी है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे आज, इसी के एग्जाम्पल के थ्रू ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हमने आज सॉल्व की उसमें 10 ग्राम आइस के वेट का जो आइस का वजन था क्यूब के वो 10 ग्राम था, जिसके थ्रू हमने ये सारी जो है एग्जाम्पल सॉल्व की। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि मुझे ये बताएं कि टैप है यानी नल होता है जो, उससे वाटर के ड्रॉप गिर रहे हैं। उसमें से जो वाटर के ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसमें से एक ड्रॉप जो गिर रहा है, टैप में से एक ड्रॉप गिर रहा है, उस एक ड्रॉप का जो वजन है वो 8 ग्राम है। अब उस 8 ग्राम वाटर का जो वजन है, उस ड्रॉप का वजन 8 ग्राम है, तो उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? ये जवाब अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।